हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि रेशो एंड प्रपोर्शन का पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हुआ है। जिन लोगों ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, पहले जाके वो वाला लेक्चर देखेंगे, उसके बाद ये सेकंड लेक्चर देखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें ऑलरेडी आपके बेसिक्स कवर कराए हुए हैं। रेशो एंड प्रपोर्शन में किस टाइप के सवाल आते हैं, बेसिक सवाल हमने वहाँ पे किए, कुछ बेसिक फार्मूला मैंने आपको बताया और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ रेशो की मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। तो पहले आप जाके वो वाला लेक्चर देखेंगे, उसके बाद आप ये वाला लेक्चर देखेंगे जिसमें हम कुछ बेसिक टू इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल के सवाल करेंगे। तो मैं आपको जो भी मैं लेक्चर आपको पढ़ाता हूँ उसमें मैं आपको हर टाइप का सवाल कराता हूँ, चाहे वो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, चाहे वो जेके एसएसबी के किसी भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुका है। तो हम हर टाइप का यहाँ पे सवाल कराते हैं। अगर आप ये वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे और ख़ुद से फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको फिर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई और बुक कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम कुछ और सवाल करेंगे, कुछ और मेथड सीखेंगे, कैसे आप सवालों को कम टाइम में कर सकते हैं, कैसे आप सवालों को ट्रेडिशनल मेथड के ज़रिए करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा ट्रेडिशनल मेथड के बजाय आप कुछ नए शॉर्टकट मेथड सीखेंगे, कुछ नए फार्मूला, कुछ नए मेथड आप इससे आप सवालों को करेंगे। ठीक है, तब जाके आपका टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बचेगा। ठीक है जी। तो हमारा जो आज का पहला सवाल है, देखो, इन अ कॉलेज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज 8:5। इफ़ देयर आर 200 गर्ल्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इज़। ठीक है, देखो हमारे पास बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे पहले, यहाँ हम लिखेंगे बॉयज़। सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल उतना इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, कोई चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल मेथड से हम चीज़ों को करेंगे। ठीक है, जिसमें कि आपका कम टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे हमने लिखा बॉयज़, यहाँ पे हमने लिखा गर्ल्स। ठीक है, रेशो क्या है, 8:5। मतलब 8 यूनिट हमारे पास बॉयज़ हैं और जो है 5 यूनिट हमारे पास गर्ल्स है। टोटल अगर हम देखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, हमारे हिसाब से टोटल स्टूडेंट्स कितने, 8 + 5 कितना होता है, 13 होता है। तो 13 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है जी। अब इसने ये बोला गया है कि इफ़ देयर आर 200 गर्ल्स, अगर 200 लड़कियां हैं कॉलेज में, तो हमें बताना है बॉयज़ प्लस गर्ल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, हमारे हिसाब से नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 5 है। तो 5 यूनिट्स की वैल्यू क्या है सवाल में, 200 है ना, 200 गर्ल्स। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 200 डिवाइड बाई 5। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 0 ज़ा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 40 है। हमें कितने यूनिट्स का वैल्यू निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब 13 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे, 13 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी, 13 इंटू 40 क्या होगा, 0। यही ऐसे लिखेंगे, 4 3 ज़ा 12, एक कैरी, 4 1 ज़ा 4, 4 और एक कितना, 5। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 520। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल हमने कोई उतना कॉम्प्लिकेट चीज़ों को नहीं किया, सिंपल तरीके से हम इन्हें इस चीज़ को किया। सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ कि गर्ल्स कितनी है, हमारे हिसाब से गर्ल्स कितनी है, 5 है, सवाल के हिसाब से 200 है। तो टोटल हमारे पास हमारे हिसाब से कितना है, 13 है। तो 13 की वैल्यू क्या होगी, 13 इंटू 40। देखो अगर आप जब आप इन टाइप के सवालों को खुद से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर दे, तो फिर आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं कैसे करता हूँ इन सवालों को, देखो बॉयज़ गर्ल्स कितना है, 8:5, 8:5। ठीक है, फिर क्या है, 200 गर्ल्स है, मतलब 5 की वैल्यू क्या है, 200 है। तो 5 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 4 ज़ा 20, 40 से। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 13। तो 13 इंटू 40 कितना होता है, 0 5 4 3 ज़ा 12, एक कैरी, 4 1 ज़ा 4, 4 और 1 5। तो 520 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो इतना वो आपको लिखना ज़रूरी नहीं है जब आप इस टाइप के सवाल को प्रैक्टिस करें, क्योंकि मुझे आपको समझाना हो। स्टार्टिंग में आप भी ऐसे ही करेंगे, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप ऐसे ही सवालों को बिल्कुल 5 सेकंड्स में इन टाइप के सवालों को करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो चुका होगा। देन वी आर नेक्स्ट क्वेश्चन, 48% of the first number is 60% of the second number. What is the ratio of first number to the second number? देखो, let us suppose first number is A and second number is B. सवाल में बोला गया है कि जो 48% है
पहले वाले नंबर का मतलब ए का वो किसके बराबर है, इज़ इक्वल टू 60% ऑफ सेकंड नंबर मतलब ऑफ बी। तो बताइए ए इज टू बी रेशो किसके बराबर है। देखो 100 और 100 कैंसिल होगा। अगर हम ऊपर देखेंगे देखो 12 × 5 कितना होता है, 60 होता है। 12 × 4 कितना होता है, 48 होता है। तो कितना है यहाँ पे 4a इज इक्वल टू 5b। तो बस a डिवाइड बाई बी कितना होगा 5, ये 4 यहाँ चला जाएगा, वो तो डिवाइड होगा। तो a इज टू बी किसके बराबर है, 5:4। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। बिल्कुल आराम आराम से हम करते हैं। आई होप आपको ये मेथड समझ आ चुके हैं। कोई हम कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीज़ों को, सिंपल मेथड से हम इन चीज़ों को करते हैं, ठीक है। तो ए हमें बोला गया है कि 48% जो पहले नंबर का है वो 60% अब सेकंड नंबर है। तो बस हमने कुछ काटपीट मचाई तो ए इज टू बी रेशो निकल के आता है 5:4। आई होप आपको ये वाला सवाल भी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर्स एक्स वाई जेड और रेस्पेक्टिवली प्रपोर्शनल। इसका मतलब ये रेशो में दिए हुए हैं। एक्स इज टू वाई इज टू जेड किसके बराबर है, 2:3:5 एंड सम ऑफ एक्स वाई जेड इज 80। मतलब इनका जो सम है वो 80 के बराबर है। अगर जेड इस इक्वेशन से दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 8, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्स और जेड का वैल्यू पता होना चाहिए। एक्स और जेड का वैल्यू क्या होगा तो वो हम जानेंगे, ठीक है। देखो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे एक्स वाई जेड, क्या रेशो है उनका 2, 3 और 5, सिंपल। अब सम दिया हुआ है एक्स वाई जेड का 80। हमारे हिसाब से सम अगर हम देखेंगे कितना है सम इनका, 5 + 3 कितने होते हैं 8, 8 + 2 कितने होते हैं 10। तो हमारे हिसाब से 10 यूनिट इनका सम है। लेकिन सवाल में बोला गया कि नहीं जी 10 यूनिट नहीं है, कितना है 80। इनमें एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है। तो 10 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी, 80 होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 0 और 0 कैंसिल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 होगी। अब हमें क्या बोलना है, देखो ये जो इक्वेशन है इसमें हमें एक्स और जेड का वैल्यू निकालना है। देखो वाई का हम वैल्यू निकालेंगे ही नहीं क्योंकि हमें वाई का वैल्यू ज़रूरत नहीं है। हमें किसका वैल्यू ज़रूरत है, एक्स और जेड का। तो एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स कितने यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 8 है, 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 16 होगी, सिंपल, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू 16 होगी। देन वी हैव z, z की कितने यूनिट्स है 5 यूनिट है। ऐसे ब्रैकेट में हम लिखेंगे तो 5 यूनिट्स की वैल्यू क्या आएंगी, 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, 5 की क्या होगी 5 × 8 40, ठीक है। तो z की भी वैल्यू z का भी वैल्यू निकला और आपका x का भी वैल्यू निकला। अब हमें निकालना है जी a का वैल्यू। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इक्वेशन क्या है z इज इक्वल ए एक्स माइनस 8। z की वैल्यू क्या है 40 है, a की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या है जी 16 है, तो इंटू 16 लिखेंगे माइनस 8 लिखेंगे। तो 40 प्लस ये 8 यहाँ चला जाएगा तो प्लस होगा, 40 + 8 इज इक्वल 16a। तो 40 + 8 48 होता है इज इक्वल टू 16a, विच इम्प्लाइज दैट a किसके बराबर होगा, 48 को हम डिवाइड करेंगे 16 से। तो बताइए a किसके बराबर होगा, 16 × 1 = 16, 16 × 3 48 होता है। तो a की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 3। आई होप आपने नोट किया। बिल्कुल रेशो दिया हुआ है, फिर सम दिया हुआ है। हमारे हिसाब से सम कितना है 10 है। देखो आप कैसे कर रहे होंगे, आप इसको 2x ले रहे होंगे, 3x ले रहे होंगे, 5x ले रहे होंगे। तो मैं आपको बोल दूँ कि x क्यों ही लेना है जब आपको ऑलरेडी पता है कि इतने यूनिट्स हमारे पास सम है, उसका वैल्यू 80 है। तो एक की वैल्यू क्या होगी 8 होगी। फिर x का वैल्यू आप निकालेंगे, 2 यूनिट है, 2 की वैल्यू क्या होगी 16 होगी। z का वैल्यू आपको पता है कि 5 यूनिट है, तो 5 की यूनिट कितना होगा 5 × 8 40 होता है। तो बस इसको आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका ए का वैल्यू निकलेगा। आई होप आपको ये वाला मेथड भी समझ आ चुका होगा, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी आर ऑफ रेशियो 2:3:5 इफ द इंक्रीमेंट्स ऑफ 15%, 10% एंड 20% और डन टू द रेस्पेक्टिव सैलरीज, देन द फाइंड न्यू रेशियो। क्या, देखो ए बी और सी है, इनकी सैलरी का जो रेशियो है इतना है। ये एग्जैक्ट सैलरी नहीं है लेकिन क्या है रेशियो है इनका।
अगर इनको हम 15% इंक्रीमेंट करते हैं, मतलब एक को हमने 15% इंक्रीमेंट किया, 3 को हमने 10% इंक्रीमेंट किया, 5 को हमने 20% इंक्रीमेंट किया, मतलब कि बढ़ाया उनके जो रेस्पेक्टिव सैलरीज में, तो हमें बताना है कि नया रेशो क्या होगा। ठीक है, हम फिर से लिखेंगे ए, बी और सी। क्या रेशो है? 2:3:5। देखो, अब अगर आप 2 को 15% बढ़ाएंगे तो वो फ्रैक्शंस में होगा, आई मीन टू से वो पॉइंट्स में होगा, तो वो जो कैलकुलेशन होगी वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगी, क्योंकि 2 का 15% कितना होता है? वो 0 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। इसी तरह 3 का 10% कितना होता है? 0 पॉइंट समथिंग। 5 का 20% कितना होता है? 0 पॉइंट समथिंग। जब आप उसको ऐड ऑन करेंगे तो इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। तो फिर हम क्या करते हैं, हमने बोला इसमें हम 1 ज़ीरो और बढ़ाएंगे, 1 ज़ीरो, 2 ज़ीरो बढ़ाएंगे, इसमें भी हम 2 ज़ीरो बढ़ाएंगे, इसमें भी हम 2 ज़ीरो बढ़ाएंगे। तो मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको बोला था, जब भी हम किसी रेशो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो रेशो पे कोई चेंज नहीं आती, रेशो हमेशा अनचेंज रहता है। तो हमने ए को 100 से मल्टीप्लाई किया, बी को 100 से मल्टीप्लाई किया और सी को 100 से मल्टीप्लाई किया, इससे इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 0 कैंसिल होगा तो वो फिर से 2:3:5 के रेशो के बराबर निकलेगा। तो वो जो बेसिक मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है उसको आप ज़रूर देखिएगा। मैंने उसमें बोला था कि जब भी हम किसी भी नंबर को किसी भी रेशो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमें कैलकुलेशन में ईजी होगा। देखो आप कैसे ईजी करते हैं इसको। ए को हमने 15% बढ़ाया, तो 15% 200 का कितना होता है? देखो 200 100 का अगर हम देखेंगे, 100 का 15% कितना होता है? 15 होता है। तो 200 का कितना होगा? 15 + 15 को अगर उसको हम डबल करेंगे तो 30 होगा। देखो, अगर हम ऐसे भी आप अपने लिए इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखो 15% ऑफ 200, 0 0 कैंसिल, तो 15 × 2 कितना होता है? 30 होता है। तो मतलब इसको हमने 30 बढ़ाना है, +30 करना है। ठीक है जी। अब 300 को, इसको हमने देखो 3 को हमने किससे बढ़ाना है? 10% इंक्रीज हुआ है। तो 300 का 10% कितना होता है? 30 होता है। देखो 10% ऑफ 300, 0 0 कैंसिल। देखो जो 15% है ए का वो कितना है? 30 है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने इसको 200, 300, 500 इसलिए किया ताकि कैलकुलेशन में ईजी होगा। ठीक है, तो हमने इसको क्योंकि जो 15% इंक्रीमेंट हुआ है ए में, तो 15% ऑफ 200 कितना है? 30 है, तो 30 को हमने बढ़ाया। देन वी हैव 10%। 10% किस में इंक्रीमेंट हुआ है? बी में। बी कितना है? 300 है। तो 10% ऑफ 300 किसके बराबर है? 0 0 कैंसिल, किसके बराबर होगा? 30 के बराबर होगा। ये भी हमें +30 करना है। देन वी हैव 20%। 20% ऑफ 5, 20% ऑफ 500, 0 0 कैंसिल, 5 2 10 मतलब 100, तो +100 हम करेंगे। देखा कितना इजी है, बिल्कुल यहाँ पे कोई उतनी हार्ड कैलकुलेशन आपको करनी ही नहीं है। ठीक है, ये वाली जो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाली चीज़ें ये आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको परसेंटेज पे जो है अच्छी पकड़ बनेगी तो ये चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो फिर नया रेशो होगा 200 + 30 कितना होगा? 230 होगा। 300 + 30 कितना होता है? 330 होगा। और 500 + 100 कितना होगा? 600 होगा। तो 0 0 0 कैंसिल होगा, तो जो नया रेशो आपके पास आता है 23:33:60, तो यही इसका सही जवाब होगा। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अब मैंने 200, 300, 500 क्यों लिया? क्योंकि कैलकुलेशन में इजी हो। वरना अगर आप 2 को 15% ऐड करते तो वो पॉइंट्स में निकलेगा, आई मीन टू से पॉइंट्स में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हालांकि जवाब सेम निकलेगा बट कैलकुलेशन में थोड़ा आपको डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। आई होप आपको ये वाला मेथड भी, ये वाला सवाल भी समझ आ चुका होगा। वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, if three numbers are in the ratio 3:2:5 such that the sum of their square is 1862, the middle number is। ठीक है, देखो इसमें भी हम वही लिखेंगे, a यहाँ पे लिखेंगे, b यहाँ पे लिखेंगे और c यहाँ पे लिखेंगे। तो a को हमने लिया 3x, b को लिया हमने 2x और c को हमने लिया 5x। x क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर इज, अगर डायरेक्टली होता सम ऑफ दीज नंबर इज 1862, फिर हमें x की वैल्यू लेनी ही नहीं थी। x इसलिए लिया क्योंकि स्क्वायर में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में ये डिफिकल्ट होगा, तो इसीलिए मैंने x लिया ताकि कैलकुलेशन में ईजी होगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ दियर स्क्वायर्स, तो इनको हम स्क्वायर करेंगे। 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर,
और 5x²। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर होता है। 3x² किसके बराबर है? 9x²। 3 3 9x² प्लस 2 2 4x²। 5 5 25x²। ये किसके बराबर है? इनका जो सम है स्क्वायर्स का वो किसके बराबर है? 1862 के। अब इनको ऐड हम करते हैं। 9 + 4 + 25 कितना होता है? 25 + 4 29 के बराबर है। 29 + 9 किसके बराबर है? 38। 38x² किसके बराबर है जी? 1862। तो बस x² की क्या वैल्यू होगी? 1862 डिवाइड बाई 38। तो ये किससे कटेगा? ये किससे कटेगा? ये 19 से कटेगा। 19 × 2 38 होता है। 19 × 9 होता है जी 171। फिर 15 कैरी होती है, वो बनता है 152। तो 19 × 8 फिर होता है 152, है ना। 2 1 2 2 4 8 2 9 18। तो x² की वैल्यू क्या है? 49। देखो ये जो कैलकुलेशन तब आपकी फास्ट होगी जब आप खुद से कैलकुलेशन करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर्स को याद करेंगे, क्यूब्स को याद करेंगे, तब जाके आप जो है ये कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि स्क्वायर्स आपने याद करने हैं, क्यूब्स आपने याद करने हैं, एटलीस्ट 20 तक आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत खुद से जो है चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल ना करेंगे, आप खुद से जो है मैनुअली चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, तब जाके आपके जो कैलकुलेशन है इसको आप फास्ट कर सकते हैं। तो x² की वैल्यू क्या है? 49 है। देखो इसको हम अलग से लिखेंगे, आई होप आपने नोट किया होगा। x² की वैल्यू क्या है? 49 है। तो x की क्या वैल्यू होगी? √49। x की क्या वैल्यू है? 7। तो x की कितनी वैल्यू है? 7। हमें किसका वैल्यू निकालना है? मिडिल नंबर का। मिडिल नंबर का क्या है? 2x। तो हमारे पास जो मिडिल नंबर है वो किसके बराबर है? 2x के बराबर है। तो 2 × x की वैल्यू क्या है? 7 है। तो 2 × 7 14 होता है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। तो मिडिल नंबर का वैल्यू जो है 14 के बराबर है। बिल्कुल सिंपल मेथड से हमने किया, कोई इतना उसमें कुछ हमने अप्लाई किया ही नहीं। बिल्कुल जो सवाल में दिया हुआ था सम ऑफ स्क्वायर्स हमने निकाला, फिर एक्स का वैल्यू निकला, फिर उसको हमने अप्लाई पुट ऑन किया मिडिल वाले टर्म में, तो हमारा वैल्यू निकला। ठीक है, आई होप आपको ये वाला मेथड भी समझ आ चुका होगा। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये सवाल भी बिल्कुल कहीं ना कहीं पहले वाले सवाल से मिलता जुलता है। सीट्स फॉर मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज और इन द रेशो 5:7:8 respectively. There is a proposal to increase the seats by 40%, 50% and 75% respectively. What will be the respective ratio of increased seats? देखो बिल्कुल हम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे मैथ, फिर हम लिखेंगे इंग्लिश और फिर हम लिखेंगे जीके। क्या रेशो है जी इनका? 5, 7 और 8। यहाँ पे भी जो देखो कितना बढ़ाना है? 40% बढ़ाना है, 50% बढ़ाना है और 75% बढ़ाना है। तो अगर आप सपोज 5 को 40% बढ़ाएंगे तो वो भी पॉइंट्स में निकलेगा। 7 को आप 50% बढ़ाएंगे, 7 का 50% कितना होता है? 3.5। तो पॉइंट्स में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। इसी तरह 8 का 70% कितना होता है? 6 होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यहाँ पे भी आपको पॉइंट्स में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उसको ईजी करने के लिए मैंने आपको एक मेथड बोला था, आप यहाँ पे 1 0 ऐड करेंगे, यहाँ पे 1 0 ऐड करेंगे, यहाँ पे ये डिपेंड करता है। सपोज यहाँ पे चूंकि ये ऑलरेडी जो है बड़ा वैल्यू था 5 7 और पिछले वाले सवाल में 2 था, 3 था, 1 था, तभी हमने उसको 2 0 ऐड किए। तो डिपेंड करता है कि सवाल पे सवाल कैसा होगा, उसी हिसाब से आप इसके 0 चिपकाएंगे। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा, 0 0 कैंसिल होगा, वो फिर से 5:7:8 के बराबर होगा। तो पहले वाले में हमें क्या बढ़ाना है? देखो मैथ में हमें बढ़ानी है 40%। अब 40% किसके बराबर होता है? देखो 40% का मैंने आपको बोला था 2:5। जिन लोगों ने परसेंटेज का लेक्चर नहीं देखा, परसेंटेज के मैंने अराउंड 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए हैं, प्ले लिस्ट में वो बिल्कुल अवेलेबल है। तो मैंने उसमें परसेंटेज को बिल्कुल सिंपलीफाई किया है, किस तरह आप परसेंटेज को निकालते हैं। ठीक है, तो 40% का वैल्यू किसके बराबर है? 2/5। 2/5 और 50 किसके बराबर है? मतलब 50 का हमें 2/5 को 50 को हमें 2/5 ऐड करना है। 5 1 5 5 10 तो किसके बराबर है? 20। मतलब 50 का 40% कितना है? 20 है, मतलब 20 आपने ऐड करना है। ठीक है, अब जी इंग्लिश में कितना ऐड करना है? 50% ऐड करना है। तो 70 का 50% कितना होता है? 35 होता है, तो मतलब 35 ऐड करना है। अब है जी 75%, तो 80 का 75% कितना होगा? देखो अगर आप माइंड में भी इसको कैलकुलेट करेंगे, 75% का मतलब होता है
3/4, तो 3/4 ऑफ 80 किसके बराबर, अगर आप 80 को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे 20 20 20 और 20, तो 3/4 किसके बराबर है, तो 3/4 वो किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा 75% का मतलब क्या है, 3/4 किसका, 80 का। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा, तो 3 × 20 किसके बराबर है, 60, जो मैंने अभी आपको बोला। तो +60 हमने करना है, तो बस वहाँ से हमें निकलेगा नया रेशो। 50 + 20 70 के बराबर होता है। 70 + 35 किसके बराबर है, 70 + 30, 70 + 30 100 के बराबर होता है। 100 + 5 105 इज टू 80 + 60 120 के बराबर है ना। तो ये है जी आपका नया रेशो। अब हम देखेंगे, देखो क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे भी ये वाला रेशो नहीं है। अब हम देखेंगे किससे कटेगा, देखो क्या 2 से कटेगा, क्या ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये तो कटेगा, ठीक है। इसका मतलब ओबियसली ये नहीं है। देखो पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें पहले 2 है, 2 से कटेगा, हाँ कटेगा। क्या ये 2 से कटेगा, हाँ कटेगा। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये गलत होगा ये वाला ऑप्शन। दूसरे में देखेंगे 6, क्या 76 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये वाला भी गलत है। तीसरे में क्या है, 6 है, क्या 76 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी गलत है। तो कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो नन ऑफ दीज इसमें ऑप्शन आएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका जो असल रेशो है वो यही है, असल रेशो इसका यही है 70:105:120। आप खुद से भी देखना क्या ये किसी नंबर से कटेगा, बट मेरे हिसाब से इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो नन ऑफ दीज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला जो सवाल है ये भी समझ आ चुका होगा। तो मैंने पहले वाले लेक्चर में भी कुछ बेसिक सवाल किए, इसमें भी कुछ बेसिक टू एडवांस सवाल किए, तो इसी टाइप के आपको सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी से मिलते जुलते सवाल होंगे एग्जाम में, कोई इससे बाहर कोई सवाल आएगा ही नहीं। अगर आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे प्लस नोट्स बनाएंगे फिर खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे बाहर कोई सवाल आपके एग्जाम में नहीं होगा। और ये जो मैं सीरीज स्टार्ट मैंने करी है, ये आपके हर किसी JK SSB, हर किसी SSC एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं ये उसके लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद दोज फ्रेंड्स हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। थैंक यू सो मच।